मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। संस्कृत के लिए आज की ये जो क्लास है वो दिल्ली वालों के लिए भी और मेरे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए भी, पूर्व विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी होने वाली है। कारण यह है कि राजस्थान में अभी बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उनका भी बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने ही वाला है। और दिल्ली में बोर्ड का एग्ज़ाम हालांकि शुरू हो चुका है, लेकिन संस्कृत का पेपर उनका जल्दी ही होने वाला है। तो जैसा कि मुझसे मांग की गई थी कि मैं संस्कृत के पेपर को लेकर के भी, बोर्ड के पैटर्न को लेकर के भी एक वीडियो बना दूं ताकि विद्यार्थियों को सहूलियत रहे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा। हाँ, कुछ टॉपिक्स पर राजस्थान में इससे अलग पैटर्न हो सकता है, लेकिन प्रश्न वैसे ही होंगे, यानी सिलेबस लगभग दोनों जगह का सेम है, दिल्ली का भी और राजस्थान का भी। जैसे राजस्थान में इस पेपर से क्या एक्स्ट्रा रहेगा, तो वो है हिंदी अनुवाद। यानी राजस्थान में हिंदी अनुवाद जो है ना वो एक्स्ट्रा दिया जाने लगा है आजकल। और उसके अलावा जितना कुछ यहाँ पूछा गया है वही लगभग सब कुछ राजस्थान में भी पूछा जाता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि राजस्थान में इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि राजस्थान में भी यही सब है। और अगर बात करें दिल्ली वालों की, तो दिल्ली वाले मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको मैं ख़ास तौर से कह देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा ही पैटर्न है जैसा आपको बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पहला प्रश्न गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर देने का है तो बोर्ड पेपर में भी आपको पहला प्रश्न जो होगा वो गद्यांश में से बोर्ड पहले प्रश्न का उत्तर देने का होगा, पहली चीज़। दूसरी बात, आप जब पेपर को सॉल्व करते हैं, जब कॉपी में आप आंसर राइट करना शुरू करते हैं, आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो उस वक्त आपको सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान में देनी है, क्या ध्यान रखनी है कि जब आप कॉपी में उत्तर लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में ही प्रश्नों के उत्तर दें। यानी पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद अगर आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर आ रहा है, जो कि एक पत्र वाला प्रश्न होता है, तो आप उसका पहले दे सकते हैं। अगर आपको लास्ट वाला 18वां प्रश्न पहले करना है तो आप उसका पहले कर सकते हैं। लेकिन जैसे पहले प्रश्न में 5 प्रश्न हैं, 5 सब क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 सब क्वेश्चंस हैं, है ना। पहले का पहला, फिर पहले का दूसरा, फिर पहले का तीसरा, इस तरह से 5 प्रश्न हैं। तो आप इन पाँचों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देने की कोशिश करें। यानी पहले प्रश्न में जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न है उन सब का उत्तर आप सीक्वेंस में देने की कोशिश करें। और बाकी फिर चाहे आप पहले प्रश्न के बाद सीधे 18वें पर जा सकते हैं, सीधे 16वें पर आ सकते हैं, सीधे 20वें पर, या जो भी प्रश्न आपके पेपर में रहेंगे उन पर जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप ज़रूरी नहीं कि पहले प्रश्न के बाद दूसरा ही करें, दूसरे के बाद तीसरा ही करें, लेकिन अगर पहले में 5 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं, तो आप उन सब का उत्तर एक साथ देने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की कि पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, दूसरे में क्या करना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि पहले प्रश्न में लिखा हुआ है अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यहाँ लिखे हुए गद्यांश को, यानी ये जो पैराग्राफ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस पैराग्राफ को पढ़ कर के नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आपको देना है। अब इस पहले प्रश्न को देखने के बाद एक और चीज़ जो आपको समझाने वाली है, समझाने लायक है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए कि जहाँ बराबर का साइन बना हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना केवल प्रश्न द्वयम। तो अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए कि प्रश्न कितने करने हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है 2 गुणा 2 बराबर 4, तो इस बराबर से जस्ट पहले जो संख्या है उतने प्रश्न आपको करने हैं। ठीक, देखो यहाँ पर बराबर से पहले कितना लिखा हुआ है 2,
तो आपको 2 करने हैं। यहाँ बराबर से पहले कितना है 2, तो आपको यहाँ पर भी 2 ही करने हैं। यहाँ बराबर से पहले कितना है 3, तो आपको 3 करने हैं। ठीक है, यानी सीधा सा मतलब क्या हुआ कि बराबर से जस्ट पहले जो संख्या लिखी हुई है उतने प्रश्न आपको करने हैं। ओके, अब प्रश्नों का उत्तर कैसे ढूंढना है वो भी देख लीजिए। तो उसमें जैसा मैंने आपको क्लास में भी कई बार बताया कि जहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है एक पदेन, वहाँ पर 1 वर्ड आंसर है। एक शब्द में, एक शब्द में आपको वहाँ पर उत्तर देना है। अब जैसे प्रश्न यहाँ दिया हुआ है निर्भय वीर्य च क आसीत, तो इस लाइन को आपको क्या करना है पैराग्राफ में ढूंढना है। ठीक है, और जब आप पैराग्राफ में उस लाइन को ढूंढेंगे तो आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा। जैसे इसी लाइन को अगर आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना निर्भय वीर्य च क आसीत, तो देखो यहाँ पर इस लाइन को जब आप ढूंढेंगे तो ये लाइन ये रही, स निर्भय वीर्य भरतः लिखा हुआ है। तो ये जो कह लिखा हुआ है ये वाला, इस कह की जगह हमको एक्स्ट्रा वर्ड क्या मिला भरत, यानी कि इसका उत्तर क्या हुआ भरत है। ठीक है, ऐसे दूसरा प्रश्न देखना भरतई भरत कई सह क्रीडति इसमें, है ना। तो इसका उत्तर जब आप ढूंढोगे तब देखो यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है सिंह सावकई सह क्रीडति इसमें मिला, यानी इसमें आपको क्या क्या मिल गया सह भी मिल गया क्रीडति भी मिल गया इसमें भी मिल गया। क्या नहीं मिला इसके साथ में ये एक्स्ट्रा है सिंह सावकई सह। तो जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सिंह सावकई शह। ठीक है, ये इतना इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 वर्ड आंसर और 1 लाइन के जो आंसर हैं वो पैराग्राफ में ढूंढने हैं। अब बात करें शीर्षक की, जैसा यहाँ लिखा हुआ ना उपयुक्तम शीर्षम उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो ये शीर्षक होता क्या है, जैसे हम हिंदी में पाठ पढ़ रहे हैं, जैसे हम संस्कृत में पाठ पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत के चैप्टर में पाठ में किसके बारे में बात हो रही है वो उस पाठ का क्या कहलाएगा शीर्षक। जैसे दूसरा जो आपका चैप्टर है वहाँ पर नाम दिया हुआ है ना बुद्धिर बलवती सदा, है ना। तो वो बुद्धिर बलवती सदा जो नाम लिखा हुआ है वो क्यों है, वो उस बलवान नहीं लेकिन बुद्धिशाली महिला के कारण, कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है। ठीक है, ऐसे ही विचित्र साक्षी जो पाठ का नाम है उसमें भी उस नाम का पाठ का नाम विचित्र साक्षी क्यों रखा गया, क्योंकि उसमें एक अनोखा साक्षी है जिसकी वजह से समस्या का समाधान हो जाता है। तो उसी तरह से किसी भी पैराग्राफ का किसी भी गद्यांश का जब आपसे शीर्षक पूछा जाए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पैराग्राफ का शीर्षक सभी का एक जैसा हो, नहीं, सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको उसमें गौर क्या करना है कि जिसके विषय में बात हो रही है। अब जैसे इसी गद्यांश की अगर हम बात करें तो उसमें भरत के बारे में बात हो रही है ना, तो इसका जो शीर्षक है वो भरत हो सकता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो आगे प्रश्न दिए हुए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। इन प्रश्नों में ख़ास तौर से आपको एक शब्द पकड़ करके चलना है। अगर आपको वो एक शब्द समझ में आ गया तो आप उसका उत्तर आसानी से ढूंढ लेंगे। और आपके लिए सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि इसमें 4 ऑप्शन है जिनमें से कोई एक सही है। जैसे यहाँ पर देखो क्रियापद लिखा हुआ है, एक विशेष्य या विशेषण या फिर पर्याय पदम। तो क्योंकि पर्यायवाची तो हमें याद होंगे तो हम ढूंढ पाएंगे, विलोम शब्द भी हमें याद होंगे तो। लेकिन अगर आपको हिंदी के भी पर्यायवाची आते हैं तो उनसे भी आपको इसमें काफ़ी मदद मिल जाएगी। लेकिन सबसे जो पहला प्रश्न है ये ज़रूरी है कि वहाँ पर पेपर में भी आपको क्रियापद ही पूछा जाएगा।
क्रिया या फिर कर्ता पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो जब क्रिया पूछी जाए, ये आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे ऐसा मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। क्रियापद जब पूछा जाए तो ज़्यादातर क्या होता है कि किसी सेंटेंस का जो अंतिम पद होता है ना, लास्ट वाला, फुल स्टॉप से जस्ट पहले वाला जो पद होता है, वो क्या होती है, क्रिया। और जब कर्ता पूछा जाए तो किसी भी सेंटेंस का शुरुआत वाला जो पद होता है वो होता है कर्ता। हालांकि इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस में जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अब देखो, जैसे यहाँ आसित लिखा हुआ है ना, तो इस आसित को जब आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको आसित, अभवत, अभवन ऐसा पैराग्राफ में जस्ट पहले किसी फुल स्टॉप से पहले मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है ना। तो ये आसित क्या हो गया, क्रियापद। वहाँ पर आसित बीच में लिखा हुआ है, लेकिन आप वापस पैराग्राफ पर आए तो आपने पैराग्राफ में आसित कहाँ देखा, फुल स्टॉप से जस्ट पहले, यानी वो क्या हो गया, उस पैराग्राफ का या उस सेंटेंस का क्रियापद हो गया। ठीक। ऐसे ही जब कर्ता पद पूछा जाए तो कर्ता मैंने कहा ना कि वाक्य की शुरुआत में होता है। अब हालांकि यहाँ पर वाक्य की शुरुआत में नहीं है और वैसे भी इसमें क्रिया पूछी गई है, लेकिन आपने अगर क्लास में जो मैंने वो पढ़ती पढ़ता वाला बोर्ड पर लिख करके बताया था, उसको अगर गौर से देखा है ना, तो उसमें से भी आता है, उसमें भवान भी आता है, उसमें सा भी आता है ना, कुल मिलाकर के उसमें सारे शब्द आते हैं। तो यहाँ पर देखो से कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, यानी ये इस वाक्य का क्या है, कर्ता। ठीक। अब दूसरी बात, दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, कि किसी व्यक्ति का नाम है ना किसी व्यक्ति का नाम अगर उस लाइन में दिया हुआ है तो वो कर्ता पद होगा। तो दो बातें हो गई कर्ता और क्रिया के बारे में। क्रिया फुल स्टॉप से जस्ट पहले वाला शब्द होता है, कर्ता किसी सेंटेंस का शुरुआत वाला यानी प्रथम शब्द होता है। अगर वो ना समझ में आए तो कर्ता जो है वो किसी व्यक्ति वगैरह का नाम होगा और क्रिया पढ़ती पढ़ता से मिलता हुआ शब्द होगा। या फिर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उन ऑप्शंस को आप पैराग्राफ में ढूंढना, आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है संस्कृत का पेपर करने के लिए। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता, ख़ास तौर से दिल्ली वालों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो आसित जो है ना वो कहाँ, फुल स्टॉप से जस्ट पहले था ऊपर, इसलिए वो क्या हो गई, क्रिया। फिर इसका सदृश जो शब्द लिखा हुआ है उस विशेषण का विशेष्य पद क्या है। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई दो शब्द एक साथ लिखे हुए हो, अब हमको क्या करना है, पैराग्राफ में ये वर्ड ढूंढना है सदृश है, और आसानी से मिल भी जाएगा। ये देखो, ये रहा, मया सदृश शिशु अस्थि। ठीक है ना। अब और कहीं भी ऐसा क्या लिखा हुआ है क्या सदृश है, तो शायद मेरे ख्याल से कहीं नहीं होगा। अब इसमें होता क्या है वो भी सुन लो। जैसे मैंने अभी कर्ता और क्रिया के बारे में बताया, अगर आप ये वीडियो पेपर देने से पहले लगातार 3 बार देख लेंगे तो 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आपके संस्कृत के पेपर में 60 से प्लस, 80 में से 60 से प्लस नंबर आएंगे। तो सदृश और शिशु, बाद वाला शब्द अक्सर क्या होता है, विशेष्य, और पहला शब्द ज़्यादातर अक्सर क्या होता है, विशेषण। ठीक है। अब वहाँ पर क्या पूछा गया है, वहाँ पर शब्द क्या दिया गया है, ये वाला दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरा पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा मतलब क्या पूछ रहा है, विशेष्य पूछ रहा है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ विशेष्य पूछ रहा है, और विशेष्य में वहाँ देखो शिशु दिया हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर शिशु दिया हुआ है। ओके। फिर निरपा का पर्यायवाची
नृपा का पर्यायवाची वहाँ पर पूछा हुआ है ना, तो नृपा का पर्यायवाची जैसे नृप होता है हिंदी में नृप, है ना, तो नृप शब्द जो है पर्यायवाची वो होता है किसका है, राजा का। और यहाँ भी राजा ने शब्द लिखा हुआ है। ठीक। अब क्योंकि हमको 4 में से 3 करने हैं, और मान लो परीक्षा में आपको ये शब्द नहीं आ रहा है, ये प्रश्न नहीं आ रहा है, तो देखो अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है, कर्तृपदम। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि या तो कर्ता पूछा जाएगा या क्रिया, तो देखो वहाँ पर क्रिया पूछ रही थी, यहाँ कर्ता पूछ रहा है। अब अगर तुमने क्लास में ध्यान से पढ़ा हो तो जो पठामी शब्द था उत्तम पुरुष एक वचन, उसके साथ क्या आ रहा था, अहम, तो ये रहा अहम इसका उत्तर। और जैसे पठामी था वैसे ही गमिष्यामी है। दूसरा तरीका, अगर ये याद नहीं है, अगर आपके पास वो लिखा हुआ अब नहीं है, तो गणेश्यामी जो शब्द है, उस गणेश्यामी शब्द को आप कहाँ ढूंढेंगे, ऊपर गद्यांश में। देखो ये रहा गणेश्यामी, है ना। और इसकी जब लाइन पर आप जाओगे, इसके अलावा कहीं और भी है क्या, ये रहा गणेश्यामी एक ही जगह है, लेकिन इस लाइन में कहीं अहम नहीं दिया हुआ है। देखो, एकदा स एकस्य सिंह सावकस्य, एक बार वह एक शेर के बच्चे का मुख खोल करके और बोला, जम्बृस्व सिंह, हे सिंह दंतान ते गणेश्यामी, तुम्हारे दांत गिनूंगा। अब गिनेगा कौन, मैं गिनूंगा। तो वहाँ पर अहम दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जब आप जाओगे तो जैसे मैंने कहा ना कि अहम के साथ में मी वाला शब्द आता है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अहम। ठीक। अब बात करें दूसरे प्रश्न की। ये आ, जो प्रश्न है ये कौन सा है, पत्र का। तो इस पत्र के बारे में खास बात क्या है कि इस प्रश्न को जब आप कॉपी में करेंगे, है ना, आंसर शीट में जब आप इसको लिखेंगे ना, तो पूरा पेपर पूरा जो प्रश्न है, पूरा लेटर जो है उसको वापस लिखेंगे, और जो खाली स्थान है उनके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक। नंबरिंग करो तो करो, वरना अंडरलाइन ज़रूर करनी है, क्योंकि देखो प्रश्न में साफ लिखा हुआ है, पूरयित्वा पुनः लिखत, यानी पूरा भर करके वापस लिखो। ठीक है ना। अब बात करते हैं, हालांकि ये जो पेपर मैं तुमको बता रहा हूँ, इनके इन इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं सभी के आंसर लास्ट में दिए हुए हैं, तो आपको लास्ट में वो आंसर मैं दिखा भी दूंगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ या फिर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वी एडू कैरियर के नाम से, है ना, उस टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसको डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं, वहाँ से भी आप इसके आंसर देख सकते हैं। ओके। तो बात कर रहे थे कि इस लेटर में कैसे भरा जाए। तो देखो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको क्लास में भी कई बार बताया है कि लेटर में 3 से 4 खाली स्थान तो हमको यही मिल जाते हैं, एक जगह का नाम, दूसरा दिनांक, तीसरा प्रिय मित्र पूजनीय पिताजी, इस तरह के शब्द वाला खाली स्थान, है ना, और एक ही नाम वाला खाली स्थान। तो ये 4-5 जगह जो है ना, इनको तो फिक्स एकदम कंठस्थ करके जाओ कि किसी भी लेटर में सबसे पहले जगह का नाम आता है, स्थान का नाम आता है। अब जैसे यहाँ जयपुर लिखा हुआ है, अगर मान लो यहाँ जयपुर वाली जगह ही खाली दी हुई होती और यहाँ खाली स्थान में डेट भरी हुई होती, ये जगह ना होती, तो आप क्या करते, जब उन शब्दों को नीचे देखोगे जो इसमें भरने के लिए दिए हुए हैं, तो वहाँ देखना जिस शब्द के साथ जगह के नाम के साथ तय लगा हुआ मिल जाए, या आ की मात्रा के साथ तय लगा हुआ मिल जाए, वो नाम इस जगह वाले नाम में आएगा। और जो नाम, अगर ये जगह खाली है तो यहाँ पर नाम आएगा किसी न किसी का, पिताजी आ सकता है, माताजी आ सकता है, भ्राता देया आ सकता है,
भगिनी लिखा हुआ आ सकता है। ये सारे नाम यहाँ आने वाले ही हैं। तो अगर ये जगह खाली है तो आपको उन 8 शब्दों में ये जगह भी मिल जाएगी, ये शब्द भी मिल जाएगा। फिर सस्नेहम, प्रणाम, आशीर्वाद, ये इस तरह के शब्द यहाँ पर आएंगे। ठीक, इसके बाद जो लास्ट में जगह खाली हुई छोड़ी हुई आती है, ये वाली, ये ये जो जगह छोड़ी हुई आती है, यहाँ पर जो आपको भरना है वो क्या, जैसे पिता अगर पुत्र को लिख रहा है तो भवतः पिता, अगर पुत्र पिता को लिख रहा है तो भवतः पुत्र, यानी जो लिख रहा है उसका नाम, उसका पद आएगा यहाँ। मित्र लिख रहा है तो भवतः मित्रम, है ना। इस तरह के शब्द यहाँ पर आएंगे। जैसे देखो यहाँ मंजूषा में लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर देखो ये नमः, आदरणीय नमः, इस तरह के जो शब्द। फिर भवतः भगिन्या, तुम्हारी बहन, है ना। और क्योंकि इसमें दिनांक दी हुई नहीं है तो दिनांक आप अपने मन से लिख सकते हैं जो ऊपर की जगह खाली थी। भविष्यति, अब इसमें भी देखो पहचानने का तरीका क्या है कि जो भविष्यति दिया हुआ है वो कहाँ आएगा, किसी न किसी फुल स्टॉप के जस्ट पहले जो खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ। ठीक है ना। तो ऐसे आपको वहाँ दिमाग लगाना है, तब ये पेपर सोल्व होगा, चाहे आपको इसका हिंदी अनुवाद आ रहा हो और चाहे नहीं आ रहा हो। तीसरे प्रश्न में चित्र दिया हुआ है, आपको चित्र देख करके 5 वाक्य बनाने हैं। कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसके बजाय अगर मेरी माने तो आप इस दूसरे वाले ऑप्शन को करना। तीसरे प्रश्न में जहाँ पर वायु प्रदूषण के बारे में या किसी भी बारे में आपको 5 वाक्य लिखने के लिए कहा जाएगा और इतने सारे शब्द दिए हुए होंगे, है ना। तो अगर आपको यह ना समझ में आए कि टॉपिक क्या है, क्या लिखना है, तब तो आप ऊपर वाले चित्र को देख करके शब्द वाक्य बनाएंगे। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि टॉपिक क्या है, किसके बारे में लिखना है, तो आप इन्हीं शब्दों को जोड़ तोड़ करके 5 वाक्य बनाने की कोशिश करना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो संस्कृत में वाक्य, हिंदी में वाक्य दिए हुए हैं जिनकी संस्कृत बनाने के लिए कहा गया है, उनको संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके लिए आप अपने चैनल पर जो वीडियो है 10th संस्कृत के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगे। वो वीडियो 10th संस्कृत के नाम से, है ना, काफ़ी सारे वीडियो हैं वहाँ, उन वीडियोज़ को देखना, आपके सवाल सही हो जाएंगे। आपके जो प्रश्न है अनुवाद जो है, क्योंकि इस पेपर में मैंने 4 सेंटेंस अगर बता भी दिए तो वो 4 ही तो पेपर में आने वाले हैं नहीं, इसलिए आप ये तरीका वहीं से सीखना। शुरुआत की 3 वीडियो अगर आप संस्कृत अनुवाद के देख लोगे, शुरुआत की 3 वीडियो से मतलब हर वीडियो के नीचे डाला हुआ रहता है कि कितने टाइम पहले वीडियो डाला गया है। तो जो अभी पिछले 2 महीनों में वीडियो डाले गए हैं ना, उनमें से वही वीडियो देखना है, ये ध्यान रखना। पुराने वाले, ज़्यादा पुराना वीडियो मत देखना जिसमें आवाज़ साफ नहीं आ रही है, पेपर पर लिखता हुआ दिख रहा है, वो वाला मत देखना। इसके बाद संधि विच्छेद, ये संधि मैंने आपको बता रखी है, जहाँ प्लस लगा हुआ है पढ़ाई भी है, जहाँ प्लस लगा हुआ है वहाँ जोड़ना है, जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ प्लस लगाकर अलग करना है। फिर समास और समास विग्रह के बारे में ये भी मैंने आपको वीडियो में सिखा रखे हैं, तो आप वहाँ से देखें। फिर प्रकृति प्रत्यय जोड़ करके, यानी यहाँ जो शब्द दिया हुआ है उसमें कौन सा प्रकृति प्रत्यय है यह आपको बताना है ना। तो जिसमें टा प्रत्यय लगा हुआ है उसमें आ बचता है। ऐसे ही मतुप का मत बचेगा तो बुद्धिमान बनेगा। फिर ऐसे ही समत्व दिन ठक में दैनिक है, एक रूपता में त्वय, है ना। हाँ, एक रूपता में तल, ये वाला सही है। ये इसके लिए मैंने आपको आपके व्हाट्सअप जो लिंक है
व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है उस व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने कुछ लिंक भेजे हैं, उन लिंक्स पर आप क्लिक करके देख लेना। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर दिए हुए हैं, ऐसे प्रत्यय वगैरह के बारे में भी है, सोल्व हो जाएगा। फिर संवाद जो है उसको देखना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन से जस्ट पहले खाली स्थान है, मतलब क्रिया आएगी। अब क्रिया क्या आएगी, क्योंकि त्वम लिखा हुआ है तो गच्छसी आएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको आगे भी ढूंढना है। न मालिके अहम तत्र न गम्यते, तो मया तत्र न गम्यते, क्योंकि गम्यते शब्द दिया हुआ है। वाच्य परिवर्तन वाले वीडियो याद करो। इसके बाद समय बताने के बारे में संस्कृत में समय लिखना है। ये आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो, आपने पढ़ भी रखा है। ये अव्यय है जो आपको खाली स्थान भरने हैं, और यहाँ पर अशुद्ध पद को सही करना है ना। तो हालांकि इसमें ज़्यादा कोई कठिन दिया हुआ नहीं है। तब किम नाम, त्वाम की जगह क्या आना चाहिए, तब। फिर गच्छन्ति की जगह क्या आना चाहिए, स्व, मतलब आने वाला आने वाला कल, तो यहाँ पर आ जाएगा गमिष्यन्ति, आने वाला कल। ठीक ऐसे ही ये वापस वही पैराग्राफ है। अब देखो यहाँ पर भी वही है ना, कै क्षेत्रे अपतत, तो ये देखो इसका आंसर ये रहा, स वृषभ हलमूढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात, यानी कौन गिरा, वृषभ, बेल। तो इस तरह से आपको लाइनें वहाँ पैराग्राफ में ढूंढनी है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ श्लोक दिया हुआ है, श्लोक में से नीचे प्रश्न है, इनके उत्तर आपको ढूंढ कर देने हैं। फिर वापस एक पैराग्राफ है, इसका उत्तर भी आपको पैराग्राफ में से देने हैं। इसके बाद प्रश्न निर्माण, इस प्रश्न निर्माण पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया है उस शब्द में आखिरी में देखना, जो भी मात्रा और विसर्ग लगा हुआ है वही आपको क में जोड़ना है। जैसे कालाय सचक्रम, अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है लास्ट में, ये मैं, तो आप यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, मैं, है ना, किम हो जाएगा, ये कम नहीं किम। फिर निज बुद्धया, आ की मात्रा है तो क में क्या जोड़ देंगे, या, कया। ऐसे राम है, खाली विसर्ग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क। फिर तस्मई तो कसमई, क में क्या जोड़ा, आधा श और मैं। फिर ललित लता नाम तो कासाम। और बाकी के जो सेंटेंस में वर्ड बच गए वो वैसे के वैसे जोड़ने हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो समझ में आ गया कि जो मात्रा, जो विसर्ग, जो हलंत आपको शब्द के लास्ट में लगा हुआ दिख रहा है वही आप क में जोड़ देना, 90% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और क्योंकि 5 में से 4 ही करने हैं तो आप वही करने की कोशिश करना जो आपको समझ में आ रहा है। अब बात श्लोक के अन्वय की, इस पर भी अपना वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। देखो आपने मुझसे कहा कि पेपर का पैटर्न समझा देना, तो मैंने समझाने के लिए वीडियो बनाने का सोचा। लेकिन अब जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ वैसे ही तुम अगर उन वीडियोज़ को देखते हो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और ये चीज़ मुझे अपने आप समझ में आ जाएगी जब आप इन वीडियोज़ को देखोगे कि आपने कितनी मेहनत की, या केवल मुझे ही ऑर्डर देना आपने सीखा है ना। क्योंकि मेरा तो फ़र्ज़ है कि आपने कुछ पूछा है तो मैं उसको समझाऊँ, मैं बताऊँ। लेकिन आपका भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ को उतनी ही इत्मीनान से पढ़ें, जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे आप उसको पढ़ें भी। ठीक, अच्छा 2 श्लोक आएंगे, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करने।
और लेटर की तरह इसमें भी वही तरीका है कि श्लोक को पूरे को वापस आप लिख लोगे और जो खाली स्थान आ रहे हैं उनके नीचे अंडरलाइन करते चले जाओगे। इसके बाद 17वें प्रश्न में कहानी है। इसमें क्या करना होता है, जो सेंटेंस कहानी के अनुसार पहले आना चाहिए उसको पहले लिखना है। जैसे मान लो कि ये 5वां सेंटेंस पहले आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसका नंबर वही रखेंगे और ये लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, सेंटेंस लिख देंगे, है ना। और लास्ट में प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत, यहाँ पर जो शब्द दिए गए अंडरलाइन करके उनका अर्थ आपको चुनना है। जैसे भार्या का मतलब पत्नी, है ना। ब्रूही का मतलब बोलना। अध्वनि का मतलब मार्ग में। मुंचती का मतलब छोड़ना, तो त्यजति। ये रहा, हाँ गलत हो गया ये वाला, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा। और ये लास्ट में ये देखो, ये रहे, ये इस पेपर के सारे आंसर दिए हुए हैं। तो मैं एक एक कुछ कुछ सेकंड्स के लिए दिखा देता हूँ। अगर आपको गलती से पीडीएफ ना मिली हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक। ये लेटर है जिसमें पूरा लेटर वापस लिखा गया है। और जैसा मैंने कहा कि डेट आप वापस लिख सकते हैं, मतलब डेट आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ये चित्र को देख करके बनाए गए 5 वाक्य, हालांकि यहाँ ज़्यादा है लेकिन आपको 5 ही बनाने हैं। फिर ऐसे 5 वाक्य यहाँ पर, ये अनुवाद के 7 वाक्य थे वहाँ पर, उनमें से कोई 5 वाक्यों का अनुवाद करना था। 5 यहाँ लिखे हुए हैं, 7। ये संधि विच्छेद, ये समास विग्रह, ये प्रत्यय वाले प्रश्न के उत्तर, फिर ये वाच्य, ये समय बताने वाला प्रश्न, ये अव्यय वाला प्रश्न है। इसके बाद यह शुद्धि संशोधन, फिर ये वापस पैराग्राफ, फिर ये श्लोक में से जो प्रश्न पूछे गए थे उसका उत्तर, ये भी श्लोक के उत्तर, ये फिर श्लोक जो पैराग्राफ था उसमें से, ये भी पैराग्राफ में से, ये प्रश्न निर्माण, जैसा मैंने कहा था कि कै में जोड़ते जाना, तो वो देखो यहाँ पर कै में ही जोड़ा हुआ है। इसके बाद ये अन्वय श्लोक का, खास तौर से ध्यान रखना, मैंने जिन जिन प्रश्नों के लिए आपको वीडियो देखने के लिए कहा है आप उन प्रश्नों में वीडियो ही देखें। रिक्वेस्ट समझ लो ये मेरी, अगर तुम्हें पेपर अच्छा करना है तो। ये कथा, कहानी, और ये लास्ट वाला प्रश्न 18वां, ठीक है। तो ये था आपका पेपर का पैटर्न, पेपर के प्रश्न जैसे आपको पेपर में दिए हुए मिलेंगे ठीक वैसे ही। उम्मीद है कि जैसा मैंने आपसे कहा है वैसा आप करेंगे, प्रश्न की पेपर की तैयारी करेंगे और पेपर अच्छा करके आएंगे। तो अंत में शुभकामनाओं के साथ और एक अच्छी उम्मीद के साथ मैं आज अपनी क्लास को यहीं बंद कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो आपके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप किसी भी तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।